हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे गैप एनालिसिस। सर ये गैप एनालिसिस क्या होता है? हमने तो ऐसा कुछ कभी पढ़ा ही नहीं हमारी लाइफ में। तो गैप एनालिसिस आपके IRRM वाले चैप्टर में कवर है। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि गैप एनालिसिस होता क्या है। ठीक है सर, फिर हमने क्यों नहीं पढ़ा? अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इस पे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा ICAI ने अभी तक। ठीक है, और क्या इस पे ICAI प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ पूछ सकता है। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स का ICAI कभी भी कोई भी अटेम्प्ट में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ कुछ प्रोफेसर की बुक में ये है टॉपिक, और मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर की बुक में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, 70 to 80% प्रोफेसर की बुक में ये टॉपिक नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ गया ना तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, ये प्रोफेसर की बुक में क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे ICAI ने कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, जैसे ही ICAI प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा प्रोफेसर की बुक में एड ऑन हो जाएगा। ये मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ कुछ प्रोफेसर एड ऑन कर देंगे, और अदरवाइज जैसे ही ICAI प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है और उनकी बुक में एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, वो चेकआउट करें। उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, ऐसे ही ट्रिकी एडजस्टमेंट बता रखे जो आपके ICAI के मॉड्यूल में है बट आपने कवर नहीं किए होंगे। ठीक है, कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हो ना आपको, तो FCFF कैसे निकालोगे? अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी दो तरीके से दे देगा, कि वो US गैप के अकॉर्डिंग है या इंडियन गैप के अकॉर्डिंग है। आपने एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, या सरप्लस केस। ठीक है, पर मैं आपको बोल दूं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो आपको पता है इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर मैं बोल दूं आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आपको पता है इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर मैं आपको बोल दूं प्रेफरेंस है, तो क्या आपको पता है इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं सिनर्जी, तो आपको पता है सिनर्जी मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो वीडियो चेकआउट करें। आपके ICAI के मॉड्यूल में लिख रखी है वही बातें मैंने आपको बता रखी है, और मैंने मैच भी करा रखी है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन गैप एनालिसिस। पहले पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके ICAI के मॉड्यूल से मैच करा दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को रटना है तो ये चीजें रट के वीडियो को छोड़ के चले जाइए। क्या याद कर रहे हो आप? RSA माइनस RSL होता है गैप। ठीक है, अगर RSA ज्यादा है RSL कम है तो मेरा होगा पॉजिटिव गैप। अगर RSL ज्यादा है RSA कम है तो मेरा होगा नेगेटिव गैप। ठीक है, और फिर होगा मेरा एक अर्निंग एट रिस्क, उसका फॉर्मूला होगा गैप इनटू इंटरेस्ट रेट चेंज। इसको मैं क्या बोलूंगा? मेरा चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर रटना है तो ये वीडियो इधर छोड़िए और चले जाइए। अगर लॉजिक जानना है तो वीडियो में लास्ट तक रुकिए। ठीक है, रटने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मेरे नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब जिसको समझना है वो इस वीडियो में रुको। आपको इन डेप्थ बहुत बेसिक से लेके आपको बहुत एडवांस पे लेके जाऊंगा मैं, और एक के जो भी आपको छोटे से छोटे डाउट आएंगे ना, वो सब कुछ कवर कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक का बेसिक काम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर बैंक का बेसिक काम होता है वो डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। जो भी वो डिपॉजिट लेती है ना वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, और जो भी वो लोन देती है ना वो बैंक की एसेट होती है। अगर मैं आपको इतना ही बेसिक आपको पता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर किसी ने, बहुत सारे कस्टमर ने डिपॉजिट किए बैंक के पास 1000 करोड़, क्या बैंक पूरा 1000 करोड़ का लोन दे सकती है क्या? सोचिए। अगर किसी बच्चे का आंसर यस है तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्यों गलत हो। पहली बात कि पूरा 1000 करोड़ का बैंक लोन नहीं दे सकती। क्यों सर? ऐसा क्यों कि पूरा 1000 करोड़ का बैंक लोन क्यों नहीं दे सकती? आप, अब मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ। आपने याद है 11th 12th में आपने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? SLR, CRR, बफर। ठीक है, कि बैंक को ना कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट ना RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। बैंक को कुछ अमाउंट, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और कुछ कुछ अमाउंट बैंक बफर रखती है। कि मान लो 1 लाख रुपीज मिस्टर ए ने डिपॉजिट करे, आप पूरा ये 1000 करोड़ के अंदर, ये 1 लाख इंक्लूडेड, आपने पूरा 1000 करोड़ का लोन दे दिया। ठीक है, 2 साल के लिए। वो मिस्टर राम या मिस्टर ए कभी भी आपके पास आता है, वो पर्सन आता है, वो बोलता है कि सर मेरे को पूरा अमाउंट रिबेक
करिए मेरा, मैंने जो भी 1000 करोड़ ये 1 लाख रुपीज़ आपसे डिपॉजिट करे थे ना, वो मेरे को ना रीपे कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहाँ से रीपे करेगा, एज ए बैंक कहाँ से रीपे करेगा बैंक, क्योंकि बैंक ने तो पूरा लोन पे दे दिया। इसलिए बैंक क्या करता है, कुछ कुछ अमाउंट बफर रखता है और कुछ कुछ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसमें मेंटेन करके रखता है। तो अगर मैं इनका एवरेज लूँ 4 से 5% या 18 से 20% रहता है, चेंज होता रहता है धीरे धीरे, बफर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 से 10%, तो मैं एवरेज लूँ तो मेरा आता है 25 से 40% ऑन एन एवरेज बैंक को रिटेन करके रखना पड़ता है, पूरा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो 1000 करोड़ का डिपॉजिट अगर बैंक के पास आता है, मैक्स टू मैक्स 700 या 750 का ही लोन दे सकती है, इतनी बात भी क्लियर। मैं अज्यूम करता हूं कि वो 700 करोड़ का लोन दे रही, जो भी मैं एग्जांपल अभी कंटिन्यू करूंगा उसमें मैं अज्यूम करता हूं कि बैंक 700 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही। अब जो ये 1000 करोड़ का डिपॉजिट बैंक के पास आया, उसका ब्रेकअप क्या हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर ने मिलके एफडी करी, उसका बैलेंस था 200 करोड़। बैंक को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ सर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को 7% पे। बहुत सारे कस्टमर का बैलेंस था सेविंग का 100 करोड़ रुपीज, वो भी बैंक की लाइबिलिटी है, हाँ सर लाइबिलिटी, उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 to 3%। करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, करंट अकाउंट भी लाइबिलिटी होता है, हाँ सर लाइबिलिटी होता है, पर उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाता, 0%। कुछ कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रखा है, उस पर बैंक देती है 15% का। तो ऑन एन एवरेज मानू ना तो बैंक को 8% का इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो बैंक का इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना होगा, बैंक का इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा 1000 इंटू 8%, 80 करोड़, ठीक है। असेट का ब्रेकअप मानू, बैंक ने लोन दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन दिए, एजुकेशन लोन दिया, होम लोन दिया, कॉर्पोरेट लोन दिया, ठीक है। सबकी रेट्स अलग अलग, ऑन एन एवरेज मानू तो उनकी रेट होती है 14.3। तो 700 करोड़ का लोन दिया, उस पर 14.3% रुपीज अर्न किया, तो 100 करोड़ अप्रोक्स बैंक ने अर्न कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ बैंक का ग्रोस इनकम, ये क्या हुआ बैंक का एक्सपेंस। तो मैं क्या बोल दूं, 100 इनकम है और 80 एक्सपेंस है। तो क्या बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ, 20 हुआ क्या। ये मेरा इंटरेस्ट इनकम है, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। क्या बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 20 करोड़ हुआ क्या, हाँ सर। और यही बैंक का मेन इनकम होता है। इसके बाद में कुछ कुछ खर्चे और हो जाएंगे बैंक के, कुछ कुछ खर्चे क्या हो जाएंगे, कुछ कुछ खर्चे और क्या हो जाएंगे बैंक के, कि एम्प्लॉय को पैसा देना है, रेंट का पैसा देना है, और बैंक को सर्वर कॉस्ट का पैसा देना है, और कुछ कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ माइनस हो जाएंगे। ऐसा ही आपको पीएनएल पे दिखेगा, ठीक है। पर मेजर इनकम बैंक का इंटरेस्ट इनकम होता है, और मेजर एक्सपेंस भी बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। ये दोनों का डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट होता है मेजर, ठीक है। ये चीज हो गई बेसिक। मैंने आपको ये चीज भी बता दी कि लोन पे, लोन को मैं असेट बोलूंगा, डिपॉजिट को मैं लाइबिलिटी बोलूंगा, ठीक है। तो बैंक को क्या डर रहता है कि ये इंटरेस्ट रेट है ना, ये तो चेंज हो जाएगी। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं, आज मैंने 10% पे लोन दिया, ठीक है, बट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लेट हो गया, बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट हो गया, इन्फ्लेट नहीं सॉरी इंजेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट हो गया। तो अब बैंक जब भी लोन देगी ना तो 8% पे ही लोन दे पाएगी बैंक, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। अगर कोविड जैसा सिनेरियो हो गया तो बैंक 15% तक भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है लोन पे, ठीक है। वैसे ही डिपॉजिट पे अभी बैंक 7% ऑन एन एवरेज दे रही है, 8% दे रही है, कभी कभी उसे 10 भी दे सकती है बैंक, कभी कभी 5 भी दे सकती है, ठीक है। तो ये क्या चेंज होते रहेंगे, किसके कारण चेंज होंगे, इंटरेस्ट रेट के कारण। इंटरेस्ट रेट जैसे ही चेंज हुई, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम हिल सकता है। तो बैंक को डर लगा रहता है कि मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम ना हिले, अगर हिलेगा तो कितने रुपए से हिल रहा है। तो बैंक इसके लिए करती है गैप एनालिसिस, है ना। तो बैंक देखती है मेरा गैप एनालिसिस क्या होता है, तो गैप एनालिसिस करती है, ये एक होता है असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक टूल होता है गैप एनालिसिस, ठीक है। अब आप क्या याद करिए, मैंने क्या बोला असेट, मैंने क्या बोला लायबिलिटी। अब आप इसको क्या बोलोगे एडवांस में, इसे बोलोगे आप आरएसए,
इसे क्या बोलोगे, RSL। असेट और लाइबिलिटी को मैं दो वर्ड चेंज कर दूंगा, असेट को बोलूंगा RSA, लाइबिलिटी को बोलूंगा RSL। सर RSA और RSL क्यों बोलूंगा, ये वो असेट है जो इंटरेस्ट चेंज होगा ना तो इनका ये इनकम भी चेंज हो जाएगा। तो ये वो असेट है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, इन पे कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बैंक लोन देती है ना, तो बहुत सारे लोन है ना 70 to 80% लोन जो भी दिए जाते हैं ना वो फ्लोटिंग रेट पे दिए जाते हैं, कभी भी फिक्स पे नहीं दिए जाते। अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, उधर आप रिपोर्ट देखो तो आपको पता लगेगा कि जो भी 60 to 70% लोन है ना वो फ्लोटिंग रहते हैं, मेरे फिक्स नहीं रहते। तो बैंक को डर रहता है, ठीक है, कि ये जो भी मैंने असेट दी ना उन पे कभी भी मेरा इंटरेस्ट इनकम चेंज हो सकता है। तो ये जो भी असेट है ना वो क्या है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट है। जैसे ही इंटरेस्ट चेंज होगा मेरा बैंक का इनकम भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही लाइबिलिटी, जो भी मैं डिपॉजिट लेता हूँ वो चेंज होता रहता है। ऐसा थोड़ी है आपको बैंक ने ऐसा रूल निकाल दिया कि एफडी पे हमेशा 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, एक पे 7 का मिलता है, किसी पे 8 में मिलता है। मतलब आज ऐसा होता है बहुत बार कि आज आप, एक सेकेंड, ऐसा होता है कि बहुत बार अगर किसी ने आज एफडी ओपन की ना तो उसको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, पर किसी ने कल ओपन की ना तो उसको 6.5 का इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि चेंज होता रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता। तो ये ऐसी लाइबिलिटी है जो चेंज होती रहेगी, तो उसे मैं बोलूंगा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी। तो अब आपको दो नाम असेट और लाइबिलिटी को क्या बोलोगे, RSA और RSL, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो मैं असेट है ना उसी को मैं RSA बोलता हूँ, जो लाइबिलिटी उसी को मैं RSL बोलता हूँ, ठीक है। जो RSA और RSL का जो भी डिफरेंस होता है उसी को मैं गैप बोलता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो एक चीज आप इतना समझ लीजिए, जो भी असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है ना उसी को मैं गैप बोलता हूँ, ठीक है। असेट और लाइबिलिटी के गैप डिफरेंस को मैं गैप बोलता हूँ। अब गैप भी दो तरह के हो सकते हैं मेरा, क्या दो तरह के गैप हो सकते हैं, एक पॉजिटिव गैप होगा, एक नेगेटिव गैप होगा। सर पॉजिटिव गैप और नेगेटिव गैप में क्या डिफरेंस हुआ, जब मेरी असेट ज्यादा है लाइबिलिटी से तो मेरा पॉजिटिव गैप होगा, इसको मैं बोलूंगा असेट सेंसिटिव गैप, कि असेट ज्यादा है, असेट सेंसिटिव गैप है, ठीक है। जब मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से तो मैं बोलूंगा लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये सब बातें ठीक है पर आपको याद है, मैं बोलूंगा क्या याद है मेरे को बताओ आप, आपने क्या बोला था, जो भी मेरा डिपॉजिट आता है वो मेरा लाइबिलिटी होता है और जो भी मैं लोन देता हूं वो मेरा असेट होता है। तो डिपॉजिट मान लो 1000 का आया और मैक्सिमम में असेट कितना, मैं लोन कितना दे सकता हूँ 700, तो मेरा असेट तो ऑलवेज कम होगा लाइबिलिटी से, तो हमेशा RSL ग्रेटर देन RSA ही होगा, तो हमेशा नेगेटिव गैप ही आएगा ना सर, है ना, हमेशा नेगेटिव गैप आएगा। तो ये आप पॉजिटिव गैप क्यों पढ़ा रहे हो हमें, ये पॉजिटिव गैप कैसे आ सकता है, हमेशा नेगेटिव गैप आएगा। जैसा आपने हमें बताया कि पूरा अमाउंट लोन नहीं दे सकती बैंक, तो हमेशा पॉजिटिव गैप, ये नेगेटिव गैप आएगा, पॉजिटिव गैप कैसे आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे आ सकता है। तो जब भी ये निकाला जाता है ना गैप, तो ये क्या होता है, ये आपका पीरियड के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास डिपॉजिट आई वो मेरी लाइबिलिटी है, तो किसी ने मान लो ये सब मेरा, सबने मेरे पास इन्वेस्टमेंट किया है या एफडी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने 200 करोड़ मेरे को डिपॉजिट कर रखे हैं, बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने 100, किसी ने 500, किसी ने 150, इन्होंने 50, टोटल आता है 1000। पर इनका क्या होता है, इन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं, किसी ने ना 5 साल के लिए डिपॉजिट कर रखे हैं, किसी ने ना 1 साल के लिए डिपॉजिट कर रखा है, बहुत सारे ने 50 साल के लिए डिपॉजिट कर रखा है, कुछ ने 6 साल के लिए डिपॉजिट कर रखा है, कुछ ने 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रखा है। क्या ऐसे अलग अलग डिफरेंस हो सकता है क्या मेरा, हाँ सर डिफरेंस हो सकता है। वैसे ही लोन्स में मैंने दिया, लोन्स दिया वो मेरी एसेट हो गई, तो मैंने 400 करोड़ के लोन दिए वो मैंने ना 1.5 ईयर के लिए दिए, ठीक है। और 300 करोड़ का लोन दिया वो मैंने 10 ईयर के लिए दिया। तो जब भी गैप निकलता है ना, गैप बकेट के अकॉर्डिंग निकलता है। एक मैं बकेट बनाऊंगा कि मैं खाली देखूंगा ऐसे गैप, ऐसा गैप एनालिसिस कर रहा हूं जो मेरा 1.5 साल या 1.5 साल से नीचे हो। तो मेरा 1.5 साल और 1.5 साल से नीचे कौन से होंगे मेरे, ये वाला, ये वाला। तो मेरे लाइबिलिटी कितना होगा 250,
ठीक है, मेरा असेट कितना हुआ 400। तो क्या इस केस में मेरा असेट 400 है और लाइबिलिटी 250 है। ठीक है, तो असेट मेरा ग्रेटर देन लाइबिलिटी है, तो मेरा क्या आएगा पॉजिटिव गैप। समझ गए कि मेरा पॉजिटिव गैप भी आ सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि पॉजिटिव गैप क्यों आ सकता है, मैंने इसका भी लॉजिक आपको बता दिया। अब आपको मैं वापस से रिकैप कराता हूं कि अपन ने क्या पढ़ा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता था जो आपको पहले पता था कि जो लोन होता है उसे असेट बोलता हूं, जो डिपॉजिट होता है उसे लायबिलिटी बोलता हूं। गैप एनालिसिस में इसे बैंक बोलती है आरएसए और आरएसएल। इसका भी मैंने रीजन बताया। आरएसए क्यों बोलती है, ये ऐसी एसेट होती है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होती है, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होती है। ठीक है, आरएसए और आरएसएल का डिफरेंस ही मेरा गैप होता है, उसे ही मैं गैप बोलता हूं। अगर मेरा आरएसए ज्यादा है आरएसएल से तो पॉजिटिव आएगा, और आरएसएल ज्यादा है आरएसए से तो नेगेटिव आएगा। इतनी भी बात आपको क्लियर है? हाँ सर। अब मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट एट रिस्क। इंटरेस्ट एट रिस्क, अर्निंग एट रिस्क, सॉरी, अर्निंग एट रिस्क क्या होता है? इसी को मैं बोल सकता हूँ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में चेंज। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा भी लिख लीजिए, चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम, वो क्या होगा, गैप इनटू इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंज हुआ है। ठीक है, एज्यूम करिए, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। आरएसए है 100, आरएसएल है 50। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट करो गैप और कैलकुलेट करो अर्निंग एट रिस्क अगर इंटरेस्ट चेंज होता है 1% से। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ये गैप तो कैलकुलेट कर लेंगे हम फटाफट। कैसे करोगे? आरएसए माइनस आरएसएल, तो ये क्या होगा पॉजिटिव गैप। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, 100 माइनस 50 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को खाली आरएसए और आरएसएल का डिफरेंस लेना है, वो मेरा गैप हो जाएगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मैं बता दूंगा, अगर एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से तो पॉजिटिव है, लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से तो नेगेटिव है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अर्निंग एट रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे जो भी गैप है इनटू इंटरेस्ट रेट चेंज, वो मेरा आ जाएगा अर्निंग एट रिस्क। ठीक है, इसको ये भी बोल सकता है आईसीए कि चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम, जो मैंने इधर बताया आपको, इसको बोल देगा आईसीए चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये भी ऐसे बोल सकता है, वर्डिंग में लिख लेना अपनी, ये नोट्स है उसमें लिख लेना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका मैं बोलूंगा ये जो भी 0.5 आया ना, अब मेरे को देखो, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि चेंज हो रहा है 1% से। ठीक है, तो मैं दोनों एंगल से देखूंगा। अगर ऐसे स्पेसिफिकली बोले कि 1% इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज करना, पर आपको बोले ना चेंज, तो चेंज दोनों होता है कि 1% से बढ़ा है या 1% से घटा है। मैं बोलूंगा 1% से इंटरेस्ट बढ़ा है, और फिर एक एग्जांपल लूंगा जिसमें बोलूंगा 1% से इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। तो मैंने बोला गैप में सिंपल में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1% जो भी इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, तो मेरा आ जाएगा 0.5 करोड़। अब 0.5 को मैं इंटरप्रेट कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा नेट इंटरेस्ट इनकम है ना, वो 0.5 करोड़ से बढ़ चुकी है। तो जो भी ये आंसर है ना, देखो मैंने इधर बता दिया सिंपल, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया और मैं बोल दूंगा ये 20 करोड़ है ना, अब ये 20.5 हो जाएगा। क्या मैंने इतना सिंपली, इतना मैंने इसको नेट इंटरेस्ट को हाथों हाथ ये आंसर बता दिया? क्या पहले मेरा 20 आ रहा था, अब 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा 20.5। फिगर सेम नहीं लिए मैंने एग्जाम्पल में। आप बोलोगे सर वो तो 1000 करोड़ और 700 करोड़ था, आपने तो चेंज, हाँ मैंने चेंज लिया। ठीक है, बट अगर मेरा पहले ये आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूं मतलब क्या हुआ, पहले 20 आ रहा था तो 0.5 बढ़ जाएगा मेरा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है, अगर चेंज मेरा इंटरेस्ट रेट 1% से डिक्रीज होता है तो मैं बोलूंगा 50 करोड़ माइनस 1%, तो मेरा आ जाएगा माइनस 0.5 करोड़। इंटरप्रिटेशन में बोलूंगा नेट इंटरेस्ट इनकम ना डिक्रीज हुआ है 0.5 करोड़ से। ये बात भी ठीक है? हाँ सर ये बात भी ठीक है। अब इसका मैं वेरिफिकेशन कराता हूँ आपको कैसे। मान लो मैं है ना, मेरा आरएसए है मेरा असेट पे, मैं जो भी कमा रहा था ना, जो भी मैं असेट पे कमा रहा था, मैं 1% ज्यादा कमाऊंगा, मतलब 1 करोड़ रुपए का ज्यादा इन्फ्लो होगा। अब मेरी लाइबिलिटी पे जो भी खर्चा आ रहा था ना, 50 करोड़ की लाइबिलिटी पे ना जो भी खर्चा आ रहा था ना, उस पर भी 1 करोड़ का ज्यादा खर्चा होगा। अब 1 करोड़ का ज्यादा खर्चा हुआ तो ये खर्चा हुआ, ये इनकम हुई, तो नेट करा मैंने, तो मैं बोल दूंगा 0.5 करोड़ मेरा बच गया, 0.5 करोड़ मेरा बच गया। वैसे ही इसमें
मैं बोलूँगा जो भी इनकम थी ना वो 1% अब कम आएगी मेरे पास, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ का मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, मेरे को बेनिफिट कितना हुआ, जो लाइबिलिटी है ना मेरे को उनको भी 1% कम पेमेंट करना पड़ेगा। अब लाइबिलिटी को 1% कम पेमेंट करना पड़ूंगा तो ये मेरा फायदा हो जाएगा 0.5 का फायदा, तो नेट में मेरा 0.5 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्रीज हो गई। इतनी बात समझ में। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे होगा, अगर मेरा इंटरेस्ट 1% से बढ़ रहा है तो मेरा असेट पे, जरूरी थोड़ी असेट और लाइबिलिटी पे 1-1% ही मेरा इंक्रीज हो। मैं लोन पे भी 1% बढ़ा दूँ, वो भी लाइबिलिटी है मेरी, उस पर भी 1% बढ़ा दूँ, असेट पे भी 1% बढ़ा दूँ, लाइबिलिटी पे भी 1% बढ़ा दूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। यही इसकी लिमिटेशन है। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है देखो, असेट और लाइबिलिटी ना मैंने क्या बोला कि रिप्राइज सेम टाइम पे रिप्राइज होंगे, मतलब कि मान लो मेरा एफडी है, उस पर मैं 8% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, अब मैं एफडी पे 9% का इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब मैं मेरी डिपॉजिट या असेट पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो क्या मेरा लाइबिलिटी जो लोन है, जो पहले मैं 10% का पैसा कमा रहा था और ये मैंने चेंज हुआ 6 महीने के बाद, तो क्या 6 महीने के बाद ही मेरा लाइबिलिटी चेंज होगा क्या? नहीं जरूरी है, कभी भी चेंज हो सकता है, लोन पे मैं कभी भी चेंज हो सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड कभी भी सेम नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, बेसिस रिस्क इग्नोर कर देता है कि असेट और लाइबिलिटी में चेंज होगा ना, वो डिफरेंट रेट से चेंज होगा, हमेशा जरूरी नहीं है 1% से असेट बढ़ी तो 1% से लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, नहीं, और अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, असेट 1% से बढ़ सकती हो, लाइबिलिटी 1% से कम हो सकती है, तो 2% का फायदा हो जाएगा मेरे को, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क कैसे इन्वॉल्व है, मतलब ये क्या है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क को इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर कर देता है? एम्बेडेड क्या होता है कि कोई भी चीज के अंदर कुछ भी घुसा हुआ, मतलब कि आपको जो भी मैंने ना लोन दिया ना, उसके अंदर एक मैंने आपको एग्रीमेंट में ऐड कर दिया कि आप है ना प्रीपे कर सकते हो लोन, तो आपने क्या प्रीपेमेंट ऑप्शन ले लिया और लोन को हाथों हाथ रीपे कर दिया, तो मेरी वो तो इनकम आएगी नहीं अब लोन से, अब मेरे पास पैसा आइडियल पड़ा है, मैं दूसरों को लोन नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे ही आपने पी मेच्योर कर लिया, वैसे कोलेबल पुटेबल बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, मेरे चेंजेस हो सकते हैं। ये क्या मानता है पैरेलल शिफ्ट की, असेट और लाइबिलिटी सेम चीजों से सेम रेट से बढ़ेगी और सेम मेच्योरिटी में बढ़ेगी। और मैंने क्या बोला, मेरा तो मेरा खर्चा, मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगा, पर क्या मैं खाली इसी से पैसा कमाता हूं क्या? नहीं, ये नॉन इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस तो छोड़ ही देता है। जो मेरा सैलरी का खर्चा लगा, जो मेरा रेंट का खर्चा लगा, जो मेरा अदर कॉस्ट लगता है, जो मेरा सर्वर का कॉस्ट लगता है, वो तो इसने कभी कंसीडर ही नहीं किया। पता मेरा वो तो 1% से बढ़े, पर ये सब खर्चे 10% से बढ़ गए तो मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा ना बैंक में। तो बोलते हैं कि नॉन केस इनकम और एक्सपेंस तो ये कंसीडर ही नहीं करता ये मॉडल। तो ये कुछ लिमिटेशन होती है इस मॉडल की। ठीक है, गैप एनालिसिस की ये लिमिटेशन होती है। क्या सर ये सच में अभी भी यूज आता है? हाँ, आप बैंक्स के, अगर आप किसी ने बैंक की ऑडिट की है तो उसे पता होगा गैप एनालिसिस अभी भी यूज आता है, पर इसका वेटेज कम होता है, 10 से 15% ही वेटेज देते हैं अभी इसको। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उससे भी कंप्यूट होता है कि मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे मैं कंप्यूट कर पाता हूँ, इससे मेरे को रफली पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अब सिंपल याद क्या करना है, आपको याद इतना ही करना है कि आपका गैप क्या होता है। गैप मेरे दो तरह के गैप हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आर ए से माइनस आर एस एल, मतलब असेट ज्यादा है तो पॉजिटिव, लाइबिलिटी ज्यादा है तो नेगेटिव। इतनी बात याद हो गई। फिर अर्निंग एट रिस्क का फॉर्मूला होगा आपका गैप इनटू इंटरेस्ट रेट चेंज। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट इनकम, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट रेट इनकम में चेंज कितना है। ठीक है, वो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मैच करवा देता हूँ आपके मॉड्यूल से। आप मॉड्यूल में अपना IRRM वाला चैप्टर खोलना, 12.4 पेज पे आना, तो आपको दिखेगा गैप के एक्सपोजर क्या है। देखो जो मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव गैप क्या होगा, असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, वही ये सब चीज़ लिख रखी है। ठीक है, नेगेटिव गैप क्या होगा, लाइबिलिटी ज़्यादा है मेरी असेट से। ठीक है, मेरा अर्निंग एट रिस्क क्या होगा, गैप इंटू इंटरेस्ट रेट चेंज, वो मेरा अर्निंग एट रिस्क हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने लिमिटेशन बताई, लिमिटेशन आपको याद नहीं करनी है कुछ भी, आप खाली यही याद रखें। लिमिटेशन तो मैंने इसलिए बताई कि आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ना सर कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ये तो आपका मॉडल काम ही नहीं करेगा। हाँ मेरे को पता है काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये आईसी ने लिमिटेशन दे रखी जो मैंने बताया आपको कि ना ये इंटरेस्ट रेट चेंज को कंसीडर ही नहीं करता है, उसको ये पैरेलल शिफ्ट मानता है
कि दोनों ना सेम ही रेट से चेंज होगा। ये नॉन इंटरेस्ट और रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंसिडर ही नहीं कर सकता, जो नॉन इंटरेस्ट चीज़ें होती हैं उनको कंसिडर ही नहीं करता है। ये ना रीप्राइजिंग को कंसिडर ही नहीं करता। मेरा रीप्राइस डिफरेंट डेट पे हो सकता है। एक रीप्राइज होगा कि मतलब एक लोन में लोन का अमाउंट चेंज हुआ, लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कभी दूसरे टाइम पीरियड पे चेंज हुआ और डिपॉजिट का कभी दूसरे पीरियड पे चेंज हुआ। असेट और लाइबिलिटी में मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो यही इसका रिस्क होता है, जो बेसिस रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ये जो मैंने बताया यही सब इधर लिख रखा है आपके मॉड्यूल। तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में अगर आ जाए तो आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंपल ये वाली चीज़ याद रखनी है जो मैंने इधर बताई। आपको ये नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उधर से ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जाना कि हमें वीडियो सर बहुत अच्छा लगा, हमें ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, आपने हमें इन डिटेल सब चीज़ें एक्सप्लेन करी। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को चेकआउट करना, उस पर बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके सीए फाइनल एएफएम के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, और बहुत अमेजिंग कंटेंट सीए फाइनल एएफएम के लिए आने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको एएफएम आती उसके बाद भी आपको फिनेंस में इंटरेस्ट है ना, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। फिनेंस के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।